नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योजना टुडे में, जहां हम सरकारी योजना, नौकरी एवं अन्य कई जानकारियों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या-क्या जरूरी कागजात हैं, कहां और कब आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू है, जिसके लिए आपको कुछ जरूरी कागजात के साथ अपने नज़दीकी पंचायत भवन या फिर आरटीपीएस काउंटर में इसके लिए आवेदन करना है। हालांकि कई जगह 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 पर इसके लिए कैंप भी लगाया गया है, जहां भी आप इन सभी कागजातों को जमा कर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको 15 से 30 दिनों के बीच नया राशन कार्ड मिल जाएगा। नए राशन के लिए राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले नए राशन कार्ड आवेदन का ये फॉर्म यानी प्रपत्र क फॉर्म क चाहिए। उसके बाद आपको पूरे परिवार का संयुक्त 3 फोटोग्राफ चाहिए, यानी कि पूरे परिवार के सदस्य जितने भी हैं, जिनका नाम आप जुड़वाना चाहते हैं, उनके साथ एक संयुक्त फोटो होनी चाहिए। परिवार के मुखिया यानी कि आपकी पत्नी या माता के नाम के बैंक अकाउंट के पासबुक का पहला पन्ना जिसमें सभी जानकारियां लिखी हुई होती है, उसका जीरोक्स कॉपी चाहिए यानी फोटो कॉपी। परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी चाहिए, यानी कि जितने भी लोगों का आप नाम आधार कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, उनके आधार कार्ड के फ्रंट और बैक यानी आगे और पीछे दोनों की फोटो कॉपी इसके साथ संकलन करनी होगी। और आखिर में आपको आपका आय प्रमाण पत्र देना होगा। हालांकि आय प्रमाण पत्र सभी जगह नहीं मांगा जाता है, लेकिन कहीं कहीं आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, क्योंकि इसी फॉर्म के कारण बहुत सारे लोगों का आवेदन आज तक स्वीकृत नहीं किया गया है। बार बार उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से आज तक उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। हालांकि इस फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक और सतर्कता से भरना ही तय करेगा कि आपका राशन कार्ड बनेगा या नहीं। तो चलिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पहले नंबर में सबसे पहले आपको आवेदक का नाम देना है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे आपको आवेदक का नाम देना है, जिसमें जैसे कि आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि आप अपने माता या फिर अपनी पत्नी का ही नाम लिखें। ये रहा पहला अंक, जिसमें आपको अपने माता या फिर पत्नी का नाम लिखना है। आप कोशिश ये करें कि अपनी पत्नी या माता के नाम पे ही आवेदन करें, क्योंकि राशन कार्ड ज्यादातर महिलाओं के नाम पे ही निर्गत की जाती है। दूसरे नंबर में आधार नंबर देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको आवेदक का आधार नंबर देना है, यानी कि अगर आपने अपनी पत्नी के नाम पे आवेदन किया है तो आपको उनका आधार संख्या, यहाँ पे सिर्फ आधार संख्या और सिर्फ उनका ही आधार संख्या लिखना है। तीसरे नंबर में आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप पूरे परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन नंबर चालू होना चाहिए। ध्यान रहे नंबर बिल्कुल चालू होना चाहिए, क्योंकि आपको कॉल या एसएमएस आ सकती है, या फिर आपके अधिकारी जानकारी लेने के लिए आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चौथे अंक में आपको आवेदक के पति या फिर पिता का नाम, यानी कि अगर आपने अपनी पत्नी के नाम पे आवेदन किया है तो आपको आपका नाम लिख सकते हैं, या फिर आप उनके पिता का नाम लिख सकते हैं, या फिर आपने अपनी माता का नाम लिखा है तो आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे आवेदक के पति या पिता का नाम लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। पांचवें नंबर में आपको पूर्ण आवासीय पता यानी कि पूरा एड्रेस आपको भरना है, जहाँ पे आप लोग अभी रहते हैं, आवास करते हैं, यानी आप जहाँ अभी वर्तमान में रह रहे हैं, आपको पूरा एड्रेस लिखना है। एड्रेस पूरा किस तरीके से लिखना है, आपका अगर मकान संख्या है तो आपका मकान संख्या लिखना है। उसके बाद आपको अपना वार्ड संख्या लिखना है या फिर गली संख्या लिखना है। उसके बाद आपको अपने मोहल्ले का नाम, फिर एरिया का नाम, पंचायत का नाम, और उसके बाद आपको पोस्ट लिखना है। फिर आपको अपने प्रखंड का नाम लिखना है, तब जिला लिखना है। तो कोशिश करें कि इतने ही स्पेस में आप पूरी जानकारी को अच्छे से और साफ साफ लिख दें। छठे नंबर में आपको बैंक का आईएफएससी कोड देना है। सातवें नंबर में खाता संख्या एवं आठवें में बैंक का शाखा, बैंक तथा शाखा का नाम लिखना है। तो ये तीनों चीज ज्वाइंट है, इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। 1 से 5 तक तो बिल्कुल क्लियर है। पहले आपको आवेदक का नाम, फिर उनका आधार संख्या, फिर एक मोबाइल नंबर, फिर उनके पति या पिता का नाम, और पूर्ण आवासीय पता यानी कि पूरा एड्रेस आपको लिखना है। छठा, सातवां, आठवां में बैंक से जुड़ी जानकारी देनी है, क्योंकि हाल ही दिनों में जैसे कोरोना महामारी के टाइम पे सभी
राशन कार्ड धारकों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि दी गई थी। ऐसे ही समय समय पर सरकार कई अन्य योजना लाती है जिसका लाभ राशन कार्ड के उपभोक्ताओं को दिया जाता है। तो इसीलिए उनके खाते संख्या लिया जाता है ताकि सीधे उनके बैंक अकाउंट में कोई भी राशि को ट्रांसफर किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक का आईएफएससी कोड पूछ रहा है। तो ये बैंक का आईएफएससी कोड आपको जो बैंक का पासबुक का पहला पन्ना है वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपके अपने बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और उसके बाद आपको वहां पे आईएफएससी कोड मिल जाएगा। हालांकि ये सभी पासबुक के ऊपर में लिखा रहता है आईएफएससी कोड के बाद स्पेस देकर। उसके बाद आपको 7वें नंबर में खाता संख्या लिखना है। तो ध्यान ये रहे कि जिस आपको खाता संख्या आवेदक का ही देना है, यानी कि अगर आपने अपनी माता के नाम पे आवेदन किया है तो उनका, या फिर अपने अपनी पत्नी के नाम पे आवेदन कर रहे हैं तो उनका ही खाता संख्या आपको यहाँ देना है और उसी खाते संख्या का आईएफएससी कोड भी आपको देना है। यानी 7वां नंबर भी बिल्कुल क्लियर है। 8वें नंबर में आपको आपके जो आवेदक है उनका बैंक किस बैंक अकाउंट किस बैंक में है और कहाँ पर है, यानी कि किस बैंक में है। जैसे कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हैं, जैसे ये हमारे केस में स्टेट ऑफ बैंक है। और आपको जैसे यहाँ पे आपको ब्रांच भी दिख जाएगा, ये किस ब्रांच में है, तो आपको ये भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक से जाकर के ये सभी जानकारी आईएफएससी कोड वगैरह पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो भी बैंक की जानकारी देंगे वो आवेदक का ही होना चाहिए। यानी जिसके नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं उसी का खाता संख्या, उसी के बैंक का आईएफएससी कोड और उसी के बैंक का नाम और शाखा का नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सभी 8 चीजें मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद 9वां नंबर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है भरने में। ये जो 9वां नंबर है ये फॉर्म, ये बहुत ही चौड़ा फॉर्म है। हालांकि यहाँ पे ये A4 साइज का पेपर था तो इसमें ये एक साइड में नहीं आया। ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार का है। लेकिन जगह कम होने के कारण इसे 2 पेजों में कर दिया गया है। तो आपको ये किस प्रकार से भरना है बिल्कुल ध्यान से देख लें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आज का इस वीडियो में और राशन कार्ड फॉर्म भरने में यही है। ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का है। हालांकि यहाँ पे आपको दोनों पेज में, 2 पेज में मिलेगा, ये एक पेज में नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 9वां नंबर भरना कैसे। 9वें नंबर में आपको राशन कार्ड में परिवार के अन्य सदस्य यानी जिनके नाम पे आवेदन कर रहे हैं उनके अलावा जितने भी लोग परिवार में हैं, जैसे कि आपकी माता के नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पिता का नाम, आपका नाम, आपके भाई बहन है तो उनका नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। फिर आपने आपके पिता का नाम लिखना है। फिर आपको अपना लिंग यानी मेल या फीमेल लिखना है, या पुरुष है या महिला है। फिर उम्र लिखनी है। फिर वैवाहिक स्थिति लिखनी है, या फिर या आप अवैवाहिक है या आपकी वैवाहिक हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे उस चीज को लिखना है। फिर आपको संबंध लिखना है, यानी संबंध आपको आवेदक से लिखना है। जैसे अगर आप अपनी माता के नाम पे लिख रहे हैं तो आप संबंध में आप यहाँ पे पुत्र लिख सकते हैं कि आप उनके पुत्र हैं, तो बस आप पुत्र लिख सकते हैं। या फिर आपने अभी अपनी पत्नी के नाम पे आवेदन किया है और यहाँ पे आप अपना नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे पति। उसके बाद आपको आपने जिसके नाम का जानकारी यहाँ भरी है उसका आधार संख्या आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपने अपने नाम पे किया, अपनी पत्नी के नाम पे आवेदन किया है तो यहाँ पे आप पत्नी लिख देंगे या फिर पति भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड संख्या लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद आपको व्यवसाय या पेशा लिखना है कि आप कहाँ काम करते हैं, छात्र हैं या फिर आप कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या फिर आप किसान हैं, वो चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10वें नंबर में। 11वें नंबर में आपको आमदनी का स्रोत लिखना है कि आपकी आमदनी का स्रोत है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे NA या फिर आप इसको डैश दे करके छोड़ सकते हैं अगर आप छात्र हैं। लेकिन आप अगर कहीं काम करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि फार्मिंग यानी कि किसानी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कृषि, लिख सकते हैं आमदनी का स्रोत, मजदूरी लिख सकते हैं, या कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी लिख सकते हैं। और उसके बाद मासिक आय, तो आपकी मासिक आय कितनी मिल जाती है, यानी आप कितना कमा लेते हैं एक महीने में इन पर्सन, यानी कि आप अकेले कितना कमाते हैं, वो चीज यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप 1 रुपये भी नहीं कमाते हैं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे।
इसी तरीके से परिवार के अन्य सदस्यों की सभी जानकारी लिखनी है। लेकिन ये फॉर्म मैंने यहाँ पे ज्वाइंट करके आपको समझाने के लिए बताया है। फॉर्म भरने के समय आपको कुछ यहाँ इस प्रकार से लिखना है, पहले यहाँ लिखना है और सेम पर्सन का आपको यहाँ पे लिखना है पहले बॉक्स में। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि ये दोनों फॉर्म सेम है। इसके पहले बॉक्स में जिनका नाम आप लिखेंगे उन्हीं का जानकारी, फर्स्ट बॉक्स में उन्हीं का आधार नंबर, उन्हीं का मोबाइल नंबर इसमें आपको लिखना है। कुछ इस प्रकार है ये फॉर्म। लेकिन जगह कम होने के कारण इसे 2 पेज में कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों को इसको भरने में परेशानी होती है। तो ये बिल्कुल 9 नंबर क्लियर है। अगर परेशानी होगी तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे 10वें नंबर में। 10वां और 11वां दोनों में से कोई एक आपको भरना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि आप गांव में रहते हैं, आप शहर में नहीं हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एरिया से बाहर हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, का शहर का माहौल नहीं है, तो आपको 10 नंबर भरना है। अगर आप शहर में रहते हैं, जैसे आप किसी शहर में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती, आप कहीं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहर में रहते हैं, या पटना के शहर में रहते हैं, या मुजफ्फरपुर के शहर में रहते हैं, तो आपको 11 नंबर भरना है। अगर आप पटना के गांव में रहते हैं तो आपको 10 नंबर भरना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होगी, शहर और गांव में अंतर बिल्कुल पता होगा। तो चलिए दोनों में से मैं दोनों भर के आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कोई एक भरना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो सबसे पहले आपको 10वें नंबर भरना है। तो 10वें नंबर में आपसे कई इंपॉर्टेंट सवाल किए गए हैं। इसी सवालों के आधार पे आपका राशन कार्ड बनता है या फिर रिजेक्ट होता है, क्योंकि इन्हीं आयों के वजह से सरकार ने तय कर रखी है कि किन्हें राशन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि ये जानकारी मैं नहीं जानता कि किस आधार पे है, ये सरकार द्वारा तय की जाती है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इनमें सत्य जानकारी भरें, क्योंकि अगर ये जानकारियां गलत पाई गई तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप ये कोशिश करें कि ये सभी जानकारी सत्य ही भरें। तो इसमें पहला है कि क्या आपके पास मोटर चलित तिपहिया या चरपहिया वाहन है, यानी कि क्या आपके पास ई रिक्शा या फिर 4 4 व्हीलर कार वगैरह या फिर कोई टेम्पो वगैरह कुछ है जो 3 पहिया या फिर 4 पहिया का मोटर चलित है, यानी कि ऑटोमेटिक है। बैलगाड़ी वगैरह को छोड़ के जो मोटर से चलती है, जैसे कि जुगाड़ गाड़ी हो गया या फिर ई रिक्शा हो गया, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं, जुगाड़ गाड़ी को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो अभी बिहार सरकार द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर आपके पास है तो उसे चलाना भी नहीं है। तो यहाँ पे मेनली आपको ये लिखना है कि मोटर द्वारा चलित है। रिक्शा अगर है तो इसमें आप नहीं भरेंगे, लेकिन मोटर ज़्यादा जैसे कि ई रिक्शा या ऑटो या टेम्पो या फिर जो गांव वगैरह में सामान ले जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है, वो है या नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं है तो नहीं। ध्यान रहे कि रिक्शा, बैलगाड़ी, टमटम ये सब मोटर चलित में नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, वो सब है भी, तो आप इसमें नहीं में लगाएंगे। मोटर चलित यानी कि जो तेल पे चलती है, डीजल या पेट्रोल पे चलती है, जिसमें मोटर के इस्तेमाल से वो गाड़ी चलती है, उसमें आपको हाँ लगाना है। तो ये क्लियर है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपके पास मोटर चलित चपहिया वाहन है तो आप इसमें हाँ लगाएंगे, नहीं है तो नहीं। 3 पहिया या 4 पहिया जैसे कि टेम्पो वगैरह, ऑटो वगैरह, या फिर 4 पहिया में कार, 4 व्हीलर, जीप, ट्रक कुछ भी हो सकता है। इसके दूसरे नंबर में मशीन से चलित 3 या 4 पहियों वाले कृषि उपकरण, यानी कि जो चीज उपकरण मशीन से चलते हैं, जैसे कि पंपिंग सेट वगैरह हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो ये चीज आपको इसमें भरना है। अगर आपके पास है तो आपको हाँ भरना है, या फिर नहीं है तो नो भरना है। बहुत सारे मशीनरी होते हैं जैसे कि खेती बाड़ी में काटने के लिए, या फिर कृषि में बोने के लिए, फसल लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सवाल पूछा गया है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ लिखेंगे, अन्यथा इसमें आप नहीं लिख देंगे। उसके बाद सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले गृहस्थी है या नहीं, यानी कि सरकार के अनुसार आप रजिस्टर्ड कृषि उद्योग वाले गृहस्थी हैं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं कृषि से जुड़ा हुआ, वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, या फिर आप ऐसे ही अपने लिए फार्मिंग करते हैं, सिर्फ आप उगाते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करते हैं, तो इसमें आप भरेंगे। अगर आप सरकार द्वारा पंजीकृत हैं और आप बड़े स्तर पे खेती बाड़ी करते हैं तो आप इसमें हाँ भरेंगे। अगर नहीं करते हैं, छोटे स्तर पे हैं, कहीं आपने पंजीकरण नहीं करवाया है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मर हैं, तो आप इसमें नहीं भरेंगे। चौथे नंबर में है परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 से अधिक है, यानी कि ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है साफ साफ कि क्या आपके परिवार की
किसी भी सदस्य की मासिक आय 10,000 से अधिक है या नहीं है, यानी कि क्या आप कोई बाहर काम करते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर किसी और स्रोत से उनका 10,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा रुपए आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ भरना है। अगर नहीं आ रहे हैं, अगर 9,000 भी आ रहे हैं, 8,000 भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर में पूछा गया है कि क्या आप आय देते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आय वाला पोर्शन है कि आप आयकर देते हैं, यानी कि टैक्स भरते हैं, आप टैक्स जमा करते हैं। तो इसी के लिए ये पूछा गया है कि टैक्स जमा करते हैं, तो ये आपका टैक्स वाला हो गया। अगर आप टैक्स देते हैं तो सिंपली आप हाँ में करेंगे, अन्यथा आप नहीं में कर सकते हैं। इसमें आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो चॉइस है, यहाँ पे अगर आप देते हैं टैक्स तो आप ये भर सकते हैं। व्यावसायिक भुगतान कर करते हैं, अगर आप जैसे रजिस्टर्ड आप उद्योग कृषि हैं, तो आप बड़ी बड़ी लेन देन करते हैं कृषि में ही, बहुत लोगों को सप्लाई करते हैं, गेहूं चावल बेचते हैं, तो आप उसका कर, व्यवसायिक कर देते हैं। अगर नहीं देते हैं, आप छोटे स्तर पे किसान हैं, तो आप इसमें नहीं में करेंगे। अगर बड़े स्तर पे हैं तो आप इसमें करेंगे, ठीक। तो मैं समझ रहा हूँ ये भी क्लियर है पूरी तरीके से। तो अगले में हम आते हैं इसके बाद, कि आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान के सभी कमरों की पक्की दीवारें और छत में 3 अथवा अधिक कमरा है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ सवाल किया गया है, आप किस घर में रहते हैं, घर में सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ 3 अथवा 3, यानी आप जिस घर में रहते हैं वो अगर पक्की दीवार है कि घर है और उसमें 3 या 3 से अधिक कमरा है। अगर कच्ची दीवार है तो आप इसको नहीं में टिक करेंगे। यहाँ पे नहीं लिख रहा है तो आपको हिंदी में यहाँ पे पेन से नहीं लिख देना है, ठीक है। हालांकि हमारे पास ये लिखने की सुविधा नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं लिख देंगे और इसमें टिक लगा देंगे। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जो पूरा पक्का का मकान है और 3 या 3 से अधिक यानी 3 घर है, पक्का है। अगर कच्चा घर है, खपरे की है, खोपड़ी है या फिर करकट की है, तो आप इसमें नहीं में लिख करके नहीं में लगा सकते हैं। लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक है तो आपको हाँ में ही टिक करना होगा। उसके बाद है परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि है। यानी कि आपके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण है, यानी कि खेत पटाने के लिए, पानी पटाने के लिए खेत में सिंचाई का उपकरण है, जैसे कि पंपिंग सेट हो गया या फिर जो होंडा आजकल चलता है वो उपकरण आपके पास है। और उसके साथ 2.5 एकड़ का जमीन आपके पास है। ये भी साफ साफ सवाल आपसे किया गया, 2.5 एकड़ का जमीन अगर आपके पास है तो ही आपको इसमें हाँ में लगाना है, नहीं तो आपको नहीं में टिक कर देना है। यहाँ पे कुछ गलती है तो आप इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं और इसको टिक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो ही आपको हाँ में लगाना है, और उसके साथ आपके पास सिंचाई उपकरण यानी कि पंपिंग सेट वगैरह है तो आपको करना है। उसके बाद ये जो आने वाला है, ये कम से कम, हाँ, ये 9वां नंबर है, 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम में 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी, यानी कि आप साल में 2 या उससे अधिक फसलों की 5 एकड़ अथवा उसमें सिंचित भूमि में गृहस्थी करते हैं, यानी 5 एकड़ से ज्यादा की खेती करते हैं। यानी कि 2 अलग अलग मौसम में 2 चीजों की, 2 फसलों की खेती करते हैं, तो आपको हाँ में लगाना है, नहीं तो आपको नहीं में लगाना है। यानी अगर आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो आप यहाँ पे नहीं पे लगा सकते हैं, क्योंकि बात वहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हाँ या नहीं में आप लगा सकते हैं। और उसके कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है। यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 7.5 एकड़ की जमीन है अथवा उसमें भूमि वाली गृहस्थी एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5, अगर आपके पास सिंचाई उपकरण नहीं है तो आप इसमें सिंपली नो कर देंगे, या फिर 7.5 एकड़ भी नहीं है, दोनों में से एक भी चीज अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं में टिक कर सकते हैं। अगर है 7.5 एकड़ से अधिक जमीन भी है और सिंचाई उपकरण भी है तो आपको हाँ में लगाना है। ये भी हो गया। इसके बाद ये आखिरी जो है 11वां नंबर, आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे कि रेलवे में, बैंक में या फिर एसएससी में या बिहार सरकार, बिहार पुलिस में अगर करते हैं तो आपको हाँ में टिक करना है। फिर आपको उनके किस सेवा में है, कहाँ पदस्थापित है और कितनी आमदनी उनको मिलती है, ये चीज आपको लिखनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नहीं में टिक करना है और इन सभी चीजों को खाली छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना है।
उसके बाद ये तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का हो गया। अगर आप हम बात करें शहरी क्षेत्र की, तो हम इसमें आपको बताते हैं कि अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो इसमें आपको ये सब बॉक्स वगैरह भरना है। इसमें 8 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये ग्रामीण क्षेत्र में भर दिया है तो आपको शहरी वाला नहीं भरना है। अगर आप शहर क्षेत्र से हैं तो आपको ग्रामीण वाला नहीं, फिर ये बॉक्स है। इसमें भी लगभग वही सब जानकारी है जो हिंदी में पूछी गई है, इसे आपको भरना है, या फिर दोनों में से कोई एक भरना है। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है। जैसे आज 10 अगस्त हो गया तो आप 10 अगस्त का डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अपना यहाँ पे स्थान लिख सकते हैं। आप जिस पंचायत में ये फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं वो स्थान लिख सकते हैं। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, यानी जिनके आपने माता या पत्नी के नाम पे किया है तो उनका हस्ताक्षर होगा, या फिर वो यहाँ पे अगर साइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे उनको अंगूठा का निशान लगाना होगा। और उसके जस्ट नीचे उनको यहाँ पे अपना नाम, अगर वो साक्षर है, लिखने में सक्षम है तो वो खुद से अपना नाम लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप खुद जो लिखने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे उनका पूरा नाम लिख देंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। यहाँ पे आपको सिर्फ सत्य जानकारी भरनी है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो जानकारी दी है वो सही एवं सत्य है। अगर गलत होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई प्रविष्टियां सही है। मैंने इसके पूर्व कोई राशन कार्ड का आवेदन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंड के भागी रहूंगा। यहाँ पे अगर आपने पहले आवेदन किया है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, आपको फॉर्म ख भरना है। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। आपको यहाँ पे ये घोषणा करना है कि आपने जो ऊपर जानकारी दी है वो सभी सत्य है। ध्यान रहे कि अगर वो जानकारी गलत हुई तो आपके ऊपर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये साफ साफ लिखा हुआ। तो फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है आज का, और यहाँ पे तारीख लिखनी है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है या फिर अंगूठा का निशान, और यहाँ पे अपना फुल नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे एक पूछा जा रहा है कि गृहस्थी के अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकृत, ये जो जमा जहाँ पे करेंगे वो उनके भरने का कारण है कि वो इसको स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं। और अगर अस्वीकृत करते हैं, अगर ये अस्वीकृत करते हैं तो ये यहाँ पे कारण लिखेंगे क्यों। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे टिक करके सिंपली वो आपका फॉर्म ले लेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये मैंने बिल्कुल आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पे परेशानी है, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप कोशिश करें कि दोबारा इस वीडियो को देख लें। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे परिवार का संयुक्त फोटोग्राफ लगाना है। 3 फोटो आपको पूरे परिवार का लगाना है। इसमें इसमें आपको पूरे परिवार का 3 फोटोग्राफ संयुक्त फोटोग्राफ देना है। आप 5 फोटोग्राफ निकालें और आप 3 उनको दे दें, जिसमें जितने भी सदस्य का आपने यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे जितने भी सदस्य के बारे में आपने जानकारी भरी वे सभी लोग इस फोटो में होने चाहिए। एक संयुक्त फोटो होना चाहिए जिसमें सभी लोग हों। ये कुछ इस प्रकार का फोटो होना चाहिए। 3 फोटो आपको ये देना है। फिर परिवार के मुखिया, यानी कि जो जिनके नाम पे आपने आवेदन किया है, उनका ये बैंक पासबुक का पहला पन्ना, आप किसी भी बैंक के पासबुक लेंगे उसमें फर्स्ट पेज में आपको ये जानकारी मिलेगी, इसका जीरोक्स आपको देना है। और उसके बाद आपको जितने भी लोगों का आपने आवेदन यहाँ पे किया है, जितने भी सदस्य का जोड़ा है, जितने भी सदस्य का आपने आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिखा है, उनका आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी आगे और पीछे का दोनों का आपको फोटो कॉपी संकलन करना है। अगर आपने आवेदक के अलावा 2 लोगों का किया है तो आपको कुल 3 लोगों का देना होगा। एक तो आवेदक का, एक और 2 अन्य लोगों का। तो ध्यान रहे जितने भी लोग आवेदक सहित, यानी कि मानिए कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पति पत्नी और उनका बच्चा, तो आपको, और आवेदन आपने पत्नी के नाम पे किया है तो आपको 3 ही देना पड़ेगा जीरोक्स। ये भी मैंने समझ रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। और आखिर में आपको सारे जगह पे ये नहीं मांगा जा रहा है लेकिन ये किसी न किसी जगह पे आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आय से संबंधित जानकारी मांगी गई है। तो बहुत सारी जगह पे आय से संबंधित जानकारी भी, ये मासिक आय वगैरह मांगी है, तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र मिलेगा। हालांकि ये आय प्रमाण पत्र सालाना होता है, सालाना आय कितनी है तो उसके अनुसार से मासिक निकाला जा सकता है। तो आपको परिवार के मुखिया का नाम का आय प्रमाण पत्र दे देना है। ये आप, मैं समझ रहा हूँ क्लियर है। कहीं कहीं आपको हर परिवार के सभी सदस्य का मांगेगा, लेकिन ये पिता के नाम का ही या फिर मुखिया के नाम का ही वैलिड होता है।
तो आप अपने अनुसार उसको दे सकते हैं। और आखिर में ये फॉर्म मैंने आपको भरना बताया, ये दोनों फॉर्म सेम है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों के साथ आप एक फॉर्म को भर करके इन सभी की फोटो कॉपी और फोटो को अटैच करके आप अपने आरटीपीएस केंद्र या फिर प्लब जो कि प्रखंड पे होता है आरटीपीएस, जहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, या फिर अभी बिहार के सभी पंचायत भवनों में भी ये सुविधा शुरू की गई है, तो आप पंचायत भवन पे भी इसके लिए आरटीपीएस केंद्र जहाँ पे वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो भी बहुत सारे जगह पे कैंप भी लग रहा है, आप वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी थी। आगे आने वाली वीडियो में मैं इससे जुड़ी और भी जानकारी दूंगा कि कैसे आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कर लें। वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं, ताकि उनको योजना का लाभ मिल सके। बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने नहीं आती, जिसके कारण वो लोग इसके लिए एलिजिबल तो है लेकिन उनको राशन कार्ड आज तक बन नहीं पाया है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जानकारी सही लगी है, स्पष्ट लगी है, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस फॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी फॉर्म है, ये जो फॉर्म वगैरह एग्जाम्पल है, ये सभी आपको वीडियो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो के ऊपर में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां क्लिक करके आप सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको फॉर्म वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप ऊपर या नीचे दिए वेबसाइट पे जरूर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे www.yojanatoday.com पर भी आ सकते हैं, जहां आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।